गन दे दी? जी सर, वो फाइट मास्टर दे रहे हैं। रिहर्सल डायलॉग्स हो गया? सर सब कुछ हो गया, सब कुछ रेडी है। ठीक है, टेक करें। रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप। द डर्टी पिक्चर, सीन 23, शॉट 1। एक्शन। अबे डिस्कस। अब्राहम, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलने आया हूं, ये फिल्म बंद कर दो। पहली बार बोल या आखिरी बार, ये शूटिंग बंद नहीं होगी। अब्राहम देख, अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र इब्राहिम नहीं करता है। ये शूटिंग खत्म भी होगी और ये फिल्म रिलीज भी होगी। अब्राहम, आज की बात तेरे मुंह से कभी आवाज नहीं निकलेगी। रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। अगर धमकी देनी ही थी तो रियल गन लेके आते, ये खिलौने की क्यों लेके आए? खिलौना बोलता है इसे? देखना चाहता है ये खिलौना क्या कर सकता है? चल दिखा। अरे सर, ये तो असली खून निकल रहा है। किसी ने असली गोली डाल दी। सर, किसी ने चालाकी की है। इस असली गोली में से एक गोली गायब है सर। एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने तो अपने हाथों से नकली गोली डाली सर, ये असली कैसे होगी? सफाई देने की जरूरत नहीं है सर, कोई है जो आपको मारना चाहता है। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? बिगाड़ा नहीं है सर, लेकिन लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं। देखिए, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्हें इतना गहरा सदमा लगा? मुझे कुछ भी नहीं पता डॉक्टर साहब। 2 महीने पहले शूटिंग से आए, तब से। मगर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए विभा जी, जब तक मुझे इनके सदमे के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ। मगर ये सदमे के बारे में पता कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? मेरे पास एक तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मिस्टर राजीव, सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए और यहां इस चक्र के ठीक बीचों बीच देखिए। अब आप महसूस कीजिए आपको धीरे धीरे नींद आ रही है। राजीव, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और मेरी बात मानोगे। अब आप अपनी पुरानी यादों में जा रहे हैं। 1 दिन पहले, जी हाँ, 1 हफ्ता पहले, जी हाँ, और 2 महीना पहले। इस वक्त कहां पे हो तुम राजीव? डर्टी पीछे के सेट पर। क्या कर रहे हो तुम वहां पे? शॉट की तैयारी हो रही है और मेरे असिस्टेंट लाइटिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस। राजीव, ऐसा कुछ है वहां पे जो तुम्हें परेशान कर रहा है? देखो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है राजीव? राजीव, ऐसा वहां क्या है जिससे तुम डर रहे हो? याद करने की कोशिश करो राजीव, बताओ मुझे, ऐसा क्या है जिससे तुम डर रहे हो राजीव? सिर्फ अच्छी दोस्त। सर, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया! छोड़ो मुझे। रिया! 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 अरे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ! रिया! रिया! सर, नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। सर, ऐसा नहीं कर सकते। सर, ऐसा नहीं कर सकते। राजीव रुको! राजीव रुको! राजीव रुको! राजीव!
राजीव आंखें खोल। राजीव, राजीव। ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए, मुझे गाड़ी रोकने का टाइम नहीं मिला। इनकी मौत उसी सदमे की वजह से हुई है। ना ये रिया का खून होते हुए देखते, ना ये होता। क्या वाकई तुम्हारे पति राजीव ने द डर्टी पिक्चर के सेट पर खून होते हुए देखा? हाँ? हाँ सर, उसी खून की वजह से मेरे पति की जान गई है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस खून की वजह से आपके पति की जान गई है? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था ना। वो एक्सीडेंट भी उसी हादसे की वजह से हुआ सर। जब भी वो हादसा याद आता था उन्हें अजीब सा बिहेव करने लगते थे। तो क्या उन्होंने कभी किसका खून हुआ था ये बताया? हाँ सर, उस फिल्म के सेकंड हीरोइन रिया का। ये रिया वही एक्ट्रेस है ना जिसने फिल्म के सेट पर कूदकर जान दी थी? हाँ सर, वही रिया। मगर उसने जान दी नहीं थी सर, उसकी जान ली थी किसी ने। क्या? उसकी जान ली थी किसी ने? हाँ सर, मेरे पति बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रिया को किसी ने धक्का दिया है, रिया को किसी ने धक्का दिया है। लेकिन ये बात उन्होंने पुलिस की तहकीकात में तो बताई नहीं। सर वो बहुत डर गए थे सर, किसी से कुछ भी बताने के लिए घबरा रहे थे सर। बताते वक्त अगर डर लगता था तो फिर उन्होंने तुम्हें कैसे बताया? सर ये बात उन्होंने तब बताई जब मैंने उन्हें हिप्नोटाइज किया था। और क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे थे कि रिया का किसी से झगड़ा चल रहा था और उन्होंने उस झगड़े की आवाज भी सुनी और उसी आदमी ने उन्हें धक्का भी दिया। तो उस आदमी को उन्होंने देखा था? हाँ सर, उन्होंने देखा था। क्या नाम बताया उन्होंने? सर वो नाम बताने ही वाले थे कि उन्हें एक झटका लगा और वो हिप्नोसिस से बाहर आ गए। झटका लगा और हिप्नोसिस से बाहर आ गए? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो क्या उन्होंने खूनी का नाम बताया ही नहीं? नहीं सर। सर मगर एक अजीब सी बात वो कह रहे थे। क्या? जिसने धक्का दिया है उसे वो सर कह रहे थे। सर ऐसा नहीं कर सकते, सर ऐसा नहीं कर सकते, बार बार यही बोल रहे थे सर। किसे? तुम्हारे पति किसे सर कहते थे बताओ? हाँ, कुछ याद है तुम्हें? किसे किसे सर कहते थे? सर वो द डर्टी पिक्चर्स के फिल्म डायरेक्टर अब्राहम को। इब्राहिम? कौन है? इब्राहिम ने किया है? अभिजीत, इस रिया की मौत के बारे में पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी सारी फाइल्स मंगवा लो। और ये इब्राहिम, इससे भी पूछताछ करो। सर आपने जब्बार को पीछे से लॉक करके रखा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है छुड़ाने की लेकिन हो नहीं रहा है। इसको आपने घुमाए यहां से, एक ब्लो मारे, धाप, ये गिरेगा सर उधर जाके। कट। नेक्स्ट शॉट सर मैं यहां से लूंगा, ये यहां से। इब्राहिम, हम लोग सीआईडी से, मैं एसीपी प्रद्युमन, ये सीनियर इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर सचिन, काजल और विवेक, हम लोग रिया की मौत के बारे में पूछताछ करने आए। सर उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं मैं। एक बार फिर से हमें भी बता दीजिए, कैसे हुई रिया की मौत? सब लोग जानते हैं, ऊपर से गिर कर हुई। ऊपर कहां से? आइए आइए। यहां से गिरी थी। उस वक्त शूटिंग कहां चल रही थी? वहां पे पुल के पास। पूल के पास? तो फिर वो यहां पे क्या कर रही थी? यहाँ पे अक्सर वो डायलॉग्स याद करने के लिए आती थी। डायलॉग याद करते करते गिर गई? सर मुझे पता नहीं है। अच्छा, क्या वो अपने आप गिर गई या किसी ने उसे धक्का दे दिया? जहां तक कि मुझे मालूम है अपने आप गिरी थी। सर कोई अपने आप यहां से कैसे गिर सकता है नीचे? वही तो, इतनी ऊंची ऊंची रेलिंग्स है। शायद फिसली होगी वो। लेकिन सर यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो फिसल के गिर गई होगी। वैसे ये जब हुआ तब आप कहाँ थे? सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं इस फिल्म का एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं यहाँ नहीं था। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? वहां पे मेकअप रूम में, तभी मैं हीरोइन को सीन समझा रहा था। मिस्टर इब्राहिम, आप मेकअप रूम में थे
या रिया के साथ यहीं पर थे? सर आप मुझ पर शक कर रहे हो? उस वक्त मिस्टर इब्राहिम आप यहां पर थे या नहीं? जवाब दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहां पे था। मैंने आवाज सुनी और यहाँ आया और फिर यहाँ गिरी पड़ी थी। लगता है रिया को धक्का आप नहीं दिया। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं धक्का क्यों मारूंगा? जैसे मैंने कहा मैं वहां था, सीन एक्सप्लेन करा था सिल्क को। यकीन नहीं आता तो पूछिए सिल्क से। उससे तो हम पूछ लेंगे। हमें यह पता चला है कि सिल्क और रिया के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों में जमती नहीं थी आपस में। सर जिस फिल्म में दो हीरोइन होती हैं, अक्सर उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जिस दिन रिया की मौत हो गई, क्या उस दिन रिया और सिल्क के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता। मालूम तो आपको सब कुछ है, मगर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उस वक्त सभी का शक सिल्क पे था, मगर आपके कहने पे उसे छोड़ दिया गया है। आपने कहा कि सिल्क आपके साथ थी, क्यों? सच है नहीं? मेरे साथ ही थी वो, मैं सीन समझा रहा था उसे। मगर हमें तो पता चला है कि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर सीन समझाते उसे। तो उस दिन आप क्यों गए उसे सीन समझाने के लिए? क्योंकि उस दिन एक मुश्किल सीन था, एक रोमांटिक सीन था, इसलिए उसे समझा रहा था। माय गॉड! दया, सचिन, जल्दी आओ, पकड़ो उसे। सचिन, फिर इतनी जल्दी जा कहां सकते हैं? सचिन, क्या देखो? समझ में नहीं आ रहा है। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई तुम्हें मारना चाहता है? हाँ, कुछ दिनों से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। कब से हो रही है हमले? जब से रिया की मौत हुई थी। तो क्या किसी पर शक है तुम्हें? नहीं, कोई शक नहीं, मेरे कोई दुश्मन नहीं। तो फिर मिस्टर इब्राहिम, 2 वजह हो सकती है तुम पर हमला करने। एक, किसी को लगता है कि रिया का खून तुमने किया है, या फिर खूनी को लगता है कि तुमने उसे देख लिया है। नहीं, जैसे मैंने कहा, ना तो मैंने खून किया है ना देखा है। मैं तो बाद में आया था यहाँ पे। अच्छा, जिस वक्त रिया की मौत हुई और तुम भाग कर आए, तो क्या उस वक्त तुमने किसी को यहां से भागते हुए देखा? नहीं, किसी को देखा नहीं मैंने। हाँ, मगर एक अजीब सी आवाज आई थी मुझे। कमाल है, इतनी देर से हम तुमसे पूछ रहे हो, तुम अभी बता रहे हो? क्योंकि अभी याद आया मुझे। चलो ठीक है, बताइए। अजीब सी आवाज मतलब कैसी आवाज? कुछ टक टक, जैसे जूतों में कुछ लोहे की आवाज हो। तो क्या आपके फिल्म के यूनिट में कोई ऐसा है जो इस तरह की जूते पहनता है, जिसमें कोई ऐसी चीज लगी हो जिसकी वजह से ऐसी आवाज होती है, टक टक? जहां तक मुझे याद है, नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? सर शायद खूनी होगा। चलो कोई बात। मिस्टर इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू। लगता निकल गया सर। इतनी जल्दी कैसे गया? आसपास कहीं होना चाहिए वो। नंबर नोट किया तुमने? गुड। आपने ठीक से चेक किया है ना? ओके ओके, फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, ये आरटीओ वाले कह रहे हैं कि नंबर अभी तक उन्होंने किसी को दिया ही नहीं है। कार पे जो नंबर प्लेट थी वो नकली थी। नकली नंबर प्लेट? हाँ सर। मतलब हमला करने वाला पूरा इंतजाम करके आया था अभिजीत। उसे मालूम था कि अगर उसे भागना पड़े तो कोई गाड़ी के नंबर प्लेट से उस तक पहुंच ना सके। यस सर। सर, हम लोग जाए क्या? अरे नहीं यार, अरे यार 2 महीने पुराना केस है। हाँ, इतनी मेहनत की है, हमने पढ़ाई लिखाई की है, 2 मिनट रुको यार। ठीक है।
बॉस, ये लड़की फिसल करके नहीं गिरी, इसे किसी ने धक्का दिया है। सर, ये आपको कैसे पता चला? बॉस, ये फोटोग्राफ देखिए आप लोग, पता चल जाएगा। देखो, जमीन से टकराने की वजह से सिर का पिछला हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से फट गया है। बिल्कुल, ये लड़की ऐसे गिरी होगी, इसलिए इसके सर का पीछे का हिस्सा टकरा करके बुरी तरह से फट गया है। हाँ, लेकिन इसमें फिसल के ना गिरने वाली बात कहां से आ गई? ये देखिए, ये फोटोग्राफ आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही? हाँ, वो तो है। ये इस लड़की के माथे पे जो चोट का निशान है वो। बॉस, अगर ये लड़की स्लिप होकर के ऐसे पीछे की तरफ गिरी है तो इसके यहां पर चोट लगी होगी, राइट? लेकिन यहां इसके आगे भी चोट लगी है। ये चोट कहां से आई? इसे कहते हैं साळुंखे, जो सिर्फ फोटो देखकर ये बताता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि खून है। चौड़ा मत बन ज्यादा। मतलब खूनी ने इसके माथे पे किसी चीज से वार किया होगा जिससे ये लड़की लड़खड़ाई और नीचे गिर गई। एग्जैक्टली, ठीक ऐसे ही हुआ है। मगर किस चीज से मारा होगा इस लड़की को? वहां पर तो कोई हथियार मिला ही नहीं था। बस ये देखो, इसके माथे का जो घाव है, इससे तो ये पता चलता है कि ये निशान बहुत ज्यादा गहरा और बड़ा नहीं है, तो चाकू तो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कोई छोटा मोटा हथियार होगा जो खूनी अपने साथ ही ले। मगर सर, वहां पे शूटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, हथियार लाते हुए कोई तो देखता। हाँ, जरूर किसी ना किसी ने तो देखा होगा विवेक, लेकिन हमला करने वाले के पास कोई ऐसी चीज होगी जो होने के बावजूद भी किसी ने उस पर शक नहीं किया होगा। सर, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? वही तो, ऐसी क्या चीज हो सकती है? ऐसी कौन सी चीज जिससे हमला करने वाले ने इस लड़की को मारा? किस चीज से मारा होगा? छाता नहीं, छाता नहीं, वॉकिंग स्टिक। अभिजीत, वॉकिंग स्टिक। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि इब्राहिम बता रहा था जब वो आवाज सुन के बाहर आया तो उसने कट कट की आवाज सुनी थी। सर, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो वॉकिंग स्टिक किसके पास थी? काम करो, उस दिन की शूटिंग के सारे फोटोग्राफ चेक करो और देखो किसी के पास ऐसी वॉकिंग स्टिक है क्या? अरे यहां कोई है? जी जी, आ गया। बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मिस्टर देवा? जी, और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। द डर्टी पिक्चर के स्टिल्स आप ही ने निकाले थे ना? जी जी, वो मेरी पहली पिक्चर थी और इब्राहिम साहब की मेहरबानी से मुझे ब्रेक मिला था। चलो, अच्छी बात है। हम वो सारे स्टिल फोटोग्राफ देखना चाहते हैं। सर एक मिनट सर, ये बुढ़ा आदमी रिया को घूरे जा रहा है, ये देखिए। हाँ, ये देखो, इस बूढ़े आदमी के हाथ में वॉकिंग स्टिक भी है। देखा किस तरह से वॉकिंग स्टिक को पकड़ा है? वॉकिंग स्टिक ज्यादातर सहारे के लिए ली जाती है, लेकिन इस आदमी ने जिस तरह से पकड़ा है वॉकिंग स्टिक को, लगता है इसे सहारे की जरूरत ही नहीं है। सर, इब्राहिम भी कह रहा था उसने कोई टक टक की आवाज सुनी थी। कोई आवाज आई थी, टक टक, जैसे जूतों में कुछ लोहे की आवाज हो। मिस्टर देवा? जी सर। है कौन ये आदमी, जानते हैं आपसे? इसे तो मैं नहीं जानता, और ये हमारे यूनिट में से भी नहीं लगता कोई। तो शायद यही खूनी है। लेकिन सर, रिया का खून नहीं हुआ था। सब लोग जानते हैं कि उसने कूद कर जान दी थी। उसने आत्महत्या की थी सर। रिया ने आत्महत्या की थी?
मैंने तो ये नहीं माना कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। मैं तो उसी दिन से ये कह रही हूँ कि जरूर इसका किसी ने खून किया है। आपने बात पहले क्यों नहीं बताई पुलिस को? एक दुखियारी माँ की फरियाद कौन सुनेगा? सबको ऐसे लगता है कि बेटी के गम में मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। आपको किसी पे शक है रिया की या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने क्या बिगाड़ा किसी का? प्लीज आप ये फोटोज देखिए और बताइए, क्या आप इस आदमी को पहचानती है? नहीं। नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए प्लीज। ये जी हाँ। नहीं। नहीं। एक मिनट। क्या हुआ? ये आदमी? हाँ, आप जानती है इसे? नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ इसे, लेकिन इसके हाथ में जो अंगूठी है ना वो। हाँ, क्या? वो क्या? वो अंगूठी सैम के हाथ में थी। सैम? ये सैम कौन है? रिया शादी करने वाली थी उससे। बहुत चाहते थे एक दूसरे को। चाहते थे और शादी करने वाले थे, फिर भी अपनी होने वाली बीवी का खून कर दिया उसने। सैम ने खून नहीं किया सर। वो तो उस दिन पूना में था। पूना में था? या वो किसने बताया? वो खुद ही कह रहा था कि शूटिंग के मामले में पूना जा रहा हूँ। झूठ बोला था उसने, वो कहीं नहीं गया था। ये सब रिया का खून करने के लिए प्लान बनाया था उसने। मेरी बेटी इतना प्यार करती थी उसे और उसने ऐसा किया। लेकिन इनसे सैम का एड्रेस और फोन नंबर ले लो और जीपीएस से पता करो इस वक्त ये सैम है कहां। सर गाड़ी रोकी सर। सर मोबाइल का लोकेशन यही बता रहा है। यहाँ पे? सैम यहाँ इस बंगले में छुप के बैठा है। चलो देखते हैं। कौन है आप लोग? सीआईडी। सैम कहाँ है? सीआईडी? सैम को क्या हुआ? कुछ हो गया क्या सैम को? ये सवाल तो हम लोग पूछते हैं आपसे, आप उल्टा सवाल कर रही हैं। कहाँ चिपके बैठा है ये सैम? वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। झूठ बोल रही है तुम। सैम का मोबाइल फोन यहीं पे। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो कल शाम से बाहर गए हैं। फोन यहीं है, चेक करो अंदर कहाँ छुप के बैठा है। बाय द वे, आप कौन है? मैं मिशा, सैम की वाइफ। कमाल है सर, रिया को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए और सैम ने शादी कर ली। रिया? कौन रिया? वो फिल्म एक्ट्रेस? जी हाँ, वो फिल्म एक्ट्रेस, आपके पति सैम की पुरानी गर्लफ्रेंड, जिसका खून कर दिया सैम ने। क्या? सैम ने रिया का खून किया? कुछ मिला फटी? ठीक है। दाढ़ी, मूछ,
फ्रेडी, ये तो वही कपड़े जो सैम ने उस फोटो में पहने हुए थे। बूढ़े आदमी की छड़ी। सर, इसी छड़ी से रिया का खून किया है सैम ने। अगर ऐसा है तो इस छड़ी पे कहीं ना कहीं तो खून होना चाहिए। स्प्रे मार के देखो, अभी पता चल जाएगा। खून तो है। निशा जी, आपको मालूम था कि सैम और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे? जी। रिया को कब से जानती थी आप? काफी दिनों से। अच्छी दोस्त थी मेरी वो। कभी सैम ने रिया की मौत के बारे में आपको कुछ बताया क्या? क्या बताता? यही कि वो भेष बदलकर द डर्टी पिक्चर की शूटिंग पे गया था, जहां पे उसने रिया का खून कर दिया। ये झूठ है। ये सच है मिशा जी। ये रहे वो कपड़े जो श्याम ने रिया के खून वाले दिन पहने थे, और इस छड़ी पे खून लगा है, यहां पे सर। और ये सैम? नहीं सर, हमने कमरे में हर जगह देख लिया है, सैम कहीं भी नहीं मिलेगा। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा वो वाकई में बाहर गए। वो बस लौट ही रहे होंगे। कह के गए थे कि आज सुबह तक लौट आएंगे। निशा जी, वो बाहर गए होंगे तब वापस आएंगे ना। निखिल, जरा सैम का नंबर डायल करो। सर, रिंग तो जा रही है। आवाज तो बाहर से आ रही है। हाँ सर। इस तरफ आवाज तो इस गैरेज से आ रही है। सचिन, खोलो जरा। ये कार तो हमारी है। अभी तो आप कह रही थी ये कार सैम लेके गया। सैम लेकर गया था। मैंने खुद उन्हें जाते देखा। अगर कार सैम लेके गया था तो कार यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है? सैम शराब पी के सोया हुआ है। सर, लगता है काफी शराब पी इसने। सैम, सैम, ये तो मर चुका है। बाहर निकालो इसे। निशा, शरीर पे कहीं चोट का निशान नहीं है, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? तो लगता है ज्यादा शराब पीने से हुई है। इतनी शराब पीने के बाद भी वो यहाँ तक गाड़ी चला के लाया? नहीं, गाड़ी तो कोई और चला रहा था फ्रेडी। हाँ सर, वो तो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। शायद खूनी ही होगा, कोई जान पहचान वाला होगा। साथ में बैठ के शराब पी, इसका खून किया और गाड़ी यहाँ पार्क करके भाग गया है। एक काम करो, गाड़ी के अंदर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठा लो, धूल मिट्टी सब उठा लो। उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। मिशा जी, ऐसा लगता है कि आपके पति का खून किया गया है। किसी ने शराब पिला के इनका खून किया है। शराब पिला के? पर वो तो शराब पीते ही नहीं। सैम शराब नहीं पीता था, तो फिर किसने शराब पिलाई? आपको किसी पे शक है? नहीं,
मुझे किसी पे शक नहीं है। ये सैम कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, आपको कुछ मालूम है? नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। देखिए मिशा जी, रिया का खून सैम ने किया ये बात तो पक्की है, लेकिन खून करने की वजह क्या थी ये बात अभी तक साफ नहीं है। आपको कुछ मालूम है? देखिए चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सैम की मौत हो चुकी है, खूनी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, आप पे भी हमला हो सकता है। अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज बताइए, ये बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। उस दिन सैम भेष बदलकर रिया से मजाक करने गया था। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? रिया मेरी बात समझने की कोशिश करो ना प्लीज। मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर दोगे ना तब तक मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता ए बुढ़े, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। गुस्से में तुम और भी सुंदर लगती हो रिया। आखिर तुम हो कौन? हाँ, गले लग जाओ ना, करीब से देखोगी तो पहचान लोगी। कहीं तुम सैम तो नहीं? पहचान लिया तुमने? पहचान लिया। मिशा ने ठीक कहा था। मिशा? क्या कहा था मिशा ने? अरे क्या कहा था मिशा ने? यही कि तुम पहचान लोगी। सर, तुम्हारे और मिशा के बीच में चल क्या रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं। तो फिर क्यों वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है? जब देखो तब बीच में पड़ी रहती है। अरे रिया, मैं सच कह रहा हूँ, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, बस दोस्त है मेरी। अच्छा, सिर्फ अच्छी दोस्त। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया, छोड़ो मुझे। रिया, 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 ओह माय गॉड, रिया, रिया। सैम डर गया और वो वहां से भाग गया, लेकिन ऐसा कुछ भी उसने जानबूझ के नहीं किया। ये बात किसी और को भी मालूम है? नहीं, मेरे अलावा ये बात और किसी को नहीं मालूम। नहीं नहीं नहीं, कोई तो है जो जानता है कि रिया का खून सैम ने किया है। खूनी भी वही है। हाँ सालुंके, हाँ क्या पता चला? बॉस, आप लोगों का शक एकदम सही। इस सैम का खून ही किया गया। इसे विस्की के साथ साथ स्लीपिंग पिल्स भी दी गई, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। बिल्कुल। एक बात और, क्या? वो कार में से आप लोग जो धूल मिट्टी लेके आए थे ना, मुझे इसमें से ये बीड मिला है। ऐसा बीड जो लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं। मतलब खूनी एक लड़की है? हाँ, तो इसमें चौंक नहीं, क्या बात है फ्रेडी? पहली बार थोड़ी पता लगा है कि लड़की ने खून किया है। मगर सर, बीज तो आजकल बालों में लड़के भी लगाते हैं, फैशन है। हाँ मालूम है मुझे, फैशन है, लेकिन ये बीड एक लड़की का है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बीड में मुझे ये बाल मिला है जो कि एक लड़की का है। मैंने अच्छी तरह से टेस्ट किया है। सालुंके, इस बाल में कोई रंग लगा हुआ है क्या? You're right, सर। इस बाल को लाल रंग से डाई किया गया है। सर, कहीं ये बीड और बाल सैम की बीवी मीशा का तो नहीं? नहीं, मीशा के नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाल लाल नहीं काले हैं। अभिजीत, अभिजीत, हम जहां जहां पहुंचते हैं खूनी को पहले ही खबर पहुंच जाती है। कैसे? हम शूटिंग पर पहुंचे तो खूनी हमसे पहले वहां पर पहुंच गया और उसने इब्राहिम पर हमला किया। हम सैम के घर पहुंचे तो हमसे पहले वो वहां गया और उसने सैम का खून कर दिया। कहीं एक खूनी हमारे सामने ही तो नहीं घूम रहा है और हमें नजर नहीं आ रहा है? तो इब्राहिम पे हमले रिया की मौत के बाद से हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी रिया से जुड़ा हुआ? लेकिन अभिजीत, हमें जिस पर शक था सैम पर, उसका भी तो खून हो गया है। तो फिर सैम का खूनी कौन हो सकता है? पूरे सैम का खूनी वही हो सकता है जिसने इब्राहिम पर हमले किए। तरीका देख के तो यही लग रहा है सर, खूनी उसी तरीके से हमले कर रहा है जिससे कि मौत एक्सीडेंट लगे। सर, सैम का तो हाथ था रिया के खून में, तो फिर खूनी इब्राहिम को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। विवेक खूनी को पहले लग रहा था कि खून इब्राहिम ने किया है, लेकिन जब उसे असलियत पता चली, जब उसे पता चला कि खून सैम ने किए,
तो उसने सैम का भी खून कर दिया। सर ऐसा लगता है ये खून बदले की भावना से किया गया है। खूनी रिया की मौत का बदला ले रहा है। सर, रिया के खून का बदला तो उसका कोई रिश्तेदार, परिवार वाला या फिर कोई करीबी दोस्त ही ले सकता है। काम करो, रिया के घर वालों से पूछताछ करो, पता लगा हो कौन सकता है खूनी। क्या सैम का भी खून हो गया? जी हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि खूनी जो कोई भी है वो रिया की मौत का बदला ले रहा है। रिया की मौत का बदला कौन ले सकता है? आपको मालूम है, मगर आप छुपा रही। मैं क्यों छुपाऊंगी ऑफिसर? क्योंकि सैम ने आपकी बेटी का खून किया और अब आपकी बेटी का हत्यारा मारा गया। खुश तो होंगी आप। मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हमने मान लिया कि आपको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर भी याद करके बताइए, है ऐसा कोई जो हमेशा रिया की मौत के बारे में बातें करता हो? रिया की मौत का गम तो हमारे सारे रिश्तेदारों को है। उसके सारे दोस्त सदमे में हैं। जब भी वो घर में आते हैं बस रिया की मौत की बातें ही करते हैं। उनमें से किसी के पास गोल्डन रंग की गाड़ी है? गोल्डन कलर की कार तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, आपके सारे रिश्तेदार और रिया के जितने भी दोस्त हैं उन सब के नाम और एड्रेस दीजिए, हम खुद पता लगा लेंगे। सर, रिया का नंबर पिछले 2 महीने से बंद है और जैसे आपने कहा था वैसे मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली हैं। प्लीज कम। वो रिया वाली फाइल दो। या दीजिए सर। सर, रिया ने 3 नंबर्स पे सबसे ज्यादा बात की थी। ये जो नंबर रेड से मार्क किया गया है ये तो इब्राहिम का नंबर है सर, और ये जो ग्रीन से मार्क किया गया है ये सैम का नंबर है। लेकिन ये ब्लू से मार्क किया गया नंबर ये किसका हो सकता है? जरा इस नंबर की डिटेल्स निकालो, देखो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ये किसी काया नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड। काया? एड्रेस क्या लिखा है इसका? सर, एड्रेस तो बैंगलोर का है। बैंगलोर का नंबर है? सर, हो सकता है रिया की कोई फैन हो। और कोई अपनी फैन से एक ही दिन में कई बार घंटों तक बात थोड़ी ना करेगा। ये कोई दोस्त या रिश्तेदार ही होगा। सर, रिया की मां ने हमें ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में बताया नहीं जो बेंगलोर में हो। पता करो ये नंबर इस वक्त कहां पर है। चेक करो। सर, ये नंबर तो पिछले 45 दिनों से इसी शहर में है। 45 दिनों से ये काया यहीं पर है, किसी को पता तक नहीं है। जरा फोटो दिखाओ इसकी, रिकॉर्ड में है? या श्योर, ये देखिए। ओह माय गॉड, ये लड़की। थैंक यू, वेलकम। अगर इस लड़की ने सैम का खून किया है तो मिशा को मारने की कोशिश जरूर करेगी। सर, मगर ये मीशा को क्यों मारेगी? क्योंकि मिशा रिया की खूनी की पत्नी है। विवेक, इस काया का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो इस वक्त ये काया है कहां। कौन है तुम? कहां लेके जा रहे हो मुझे? ऊपर वाले के दर्शन करवाने। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी सब समझ में आ जाएगा। पहले चुपचाप ऊपर चलो। चलो ऊपर। मुझे जाने दो। चलो ऊपर। कूदो यहाँ से। ये क्या पागलपन है? मैं नहीं कूदूंगी। मैंने कहा कूदो यहाँ से। मैं यहाँ से कूदूंगी तो मर जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मारना चाहती हो मुझे? मेरी बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों ले ली उसकी जान? नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़ दो। अरे क्या हुआ साहब, क्या हुआ? वॉचमैन जी, काया आए थे यहाँ पे। काया? कौन काया साहब? मैं किसी काया को नहीं जानता। ये लड़की। जी साहब, ये मैम सब तो यहाँ पर आई थी। इसके साथ कोई और भी आया था? कोई और नहीं साहब, मैंने तो इनके साथ किसी को नहीं देखा। ये तो अकेले ही आई थी। कहाँ गई है? सर, इस स्टूडियो में तो नहीं है, हो सकता है कि बगल वाले स्टूडियो में हो। बगल वाले स्टूडियो में? उस स्टूडियो में तो रिया का खून हुआ था। ये क्या चक्कर है? चलो। मैं कहती हूँ कूदो यहाँ से।
लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। मरना तो तुझे पड़ेगा बेटी, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चल ऊपर, चल ऊपर। यहाँ दो गाड़ियां खड़ी है, हो सकता है इनमें से एक गाड़ी गायब क्यों, और स्टूडियो भी बंद है, शायद एक आया अंदर ही है। चलो तुम्हें तो आज मरना ही होगा। चल इसके ऊपर और कूद जा। कूदती है कि चाकू और पार कर दूं। सुना नहीं, कूदो। मौत तो दोनों तरफ से है। अगर नहीं कूदूंगी तो ये लोग मुझे मार देंगे, और अगर कूद के बच गई तो भाग जाऊंगी। चलो ऊपर। लो। मैं नहीं मारा था सैम को। मिशा को क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि ये रिया के खूनी की बीवी है। तो इसमें इसकी क्या गलती है? खून तो सैम ने किया था। इसी के कहने पर उसने मेरी बहन का खून किया था। अच्छा अच्छा, तो तुम रिया की बहन हो? ओहो, तो माँ और बेटी मिलकर रिया के खून का बदला ले रही हैं, और आप एक माँ होकर अपनी बेटी को गुनाह के रास्ते में ढकेल रही हैं। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह? जब उन्हें शर्म नहीं आई जिन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, तो हमें क्यों शर्म आएगी? क्यों लगेगा हमें ऐसा? मगर सैम ने जानबूझ के रिया को धक्का नहीं दिया, बल्कि गलती से धक्का लग गया। लेकिन उसकी गलती की वजह से मेरी बहन की तो जान चली गई ना। तो इसीलिए तुमने सैम की शराब में नींद की गोलियां मिला थी, जिससे उसकी जान चली गई। हाँ। बदला लेने के लिए खून करना जरूरी था? कानून से इंसाफ मांग सकते थे। कैसा कानून? कौन सा कानून? क्या दिया कानून ने हमें? हम गए थे कानून के पास भी साहब, लेकिन उन्होंने तो आत्महत्या बताकर फाइल ही बंद कर दी। याद कर रहे हम। इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर बैंगलोर से मुंबई आना पड़ा। ओह, बैंगलोर से मुंबई आके तुम उसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई जिस फिल्म में तुम्हारी बहन हीरोइन थी। हाँ, मैं अपनी बहन के कातिलों का पता लगाना चाहती थी। तो फिर इब्राहिम पे हमले क्यों किए? उसे क्यों मारना चाहती थी? राजीव की बातों से मुझे लगा कि इब्राहिम ने भी खून किया मेरी बहन का, लेकिन उसने तो कुछ और ही थी। सैम ने ही मेरी बहन का खून किया। गुनाह चाहे जानबूझ के किया जाए या फिर अनजाने में, गुनाह गुनाह होता है, और इस सब की सजा तुम दोनों को मिलेगी। तुमने सैम का खून किया है और मिशा को जान से मारने की कोशिश की, और आपने इस सब में इसकी मदद की। अब जेल में बैठ के सड़ो, फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे ये क्या? पापा की आवाज? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? पापा, पापा क्या हुआ पापा? पापा दरवाजा खोलिए। पापा आप ठीक तो है? पापा, 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 पापा आप ठीक तो है? पापा। नितिन क्या हुआ? पापा दरवाजा नहीं खोल रहे, उनके जोर से चीखने की आवाज आई अभी अंदर से। चीखने की आवाज? हाँ जोर से चीखे वो। कहीं अंदर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? प्लीज ऐसे मत कहिए, मुझे घबराहट हो रही है। पापा। अच्छा नितिन, तुम्हारे पास घर की चाबी तो होगी ना? चाबी लेना भूल गया। अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ तोड़ते हैं, चलो। हाँ चलो।
पापा 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 यहाँ पे तो नहीं है, शायद ऊपर होंगे। पापा 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 ये क्या हुआ? नितिन ये क्या हो गया? पापा 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 लगता है आकाश जी कॉफी पी रहे थे। डांट से खून खून करने वाले भी नए नए तरीके ढूंढते हैं मासूम लोगों की जान लेने के लिए। ऐसा लगता है ये डांट ने किसी मेजर आर्टरी को छेद नहीं किया, ये तो खून बहुत निकलता। और फिर अभिजीत ये देखा शरीर बिल्कुल काला नीला पड़ गया है, इसका मतलब है डांट की नोक पर जहर लगा हुआ होगा। लेकिन ये डांट आया कहां से होगा? आकाश जी ऐसे बैठे थे कुर्सी पे इस तरफ मुंह करके, इसका मतलब है फिर डांट यहां से सामने से ही आया होगा। कहीं से कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये डांट आया कहां से होगा? सर अगर आकाश जी को किसी ने सामने से मारा होगा तो आकाश जी ने उसे देखा होगा, और देखा होगा तो फिर मदद के लिए चीखे भी चिल्लाए होंगे। हाँ तो फिर नितिन भी तो देख सकता था किसी को, अगर कोई यहां पर होता तो। नहीं नहीं नहीं, नितिन। यस सर। एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ यहां पर? सर कल रात 11 बजे जब मैं घर आया तो पापा की चीखने की आवाज सुनाई दी, फिर हम दोनों दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे और पापा 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 की लाश पड़ी हुई थी यहाँ। तुम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। और इस कमरे में अंदर आने का सिर्फ ये एक दरवाजा है? ठीक। इस घर के सारे कमरे चेक किए तुमने? हो सकता है कोई चुप कर बैठा हो। सर हम लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा, कोई नहीं मिला। सत्यजीत तुम पड़ोसी हो ना इनके? यस सर। तो तुमने नितिन के पापा की चीखने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, मैं तो खाने के बाद वॉक ले रहा था, देखा कि नितिन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है तो उसकी मदद के लिए आ गया। देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है, खूनी को पकड़ने के लिए हमें कुछ सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे। तो जरा बताओ, क्या तुम्हारे पापा आकाश जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, पापा तो नेक इंसान थे। अच्छा, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी? मैं तो एक छोटा मोटा स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, मेरी किससे क्या दुश्मनी? एक्टर है, स्ट्रेंज। अभिजीत, ना कोई हाथापाई के निशान, ना कोई चोरी, ना इन दोनों में से किसी ने भी यहां से किसी को भागकर जाते हुए देखा। तो फिर ये डांट आया कहां से और मारा किसने? आसान के देखो बॉस, ये टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए खून का रंग कैसे बदल गया है। अब अगर आप खून में कुछ मिलाओगे तो रंग तो बदलेगा ही ना। अरे यार, क्यों ले आते हो तुम इसे यहाँ मेरी लैब में? हाँ, अरे यार, इसे फॉरेंसिक लैब में लाने से पहले किसी साइंस स्कूल में भेजो यार। क्या बात कर रहे हो सालू के? यार फ्रेडी इतना बड़ा डिटेक्टिव है, उसकी बातें तुझे पसंद नहीं तो चलो ठीक है। फ्रेडी चुप रहो। कितना वक्त हो गया इसे बताते बताते, दिखाते दिखाते। देख भैया फ्रेडी, हर जहर अलग अलग किस्म का होता है और उसे पता लगाने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन ये भाई साहब समझते ही नहीं है यार। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये आकाश की मौत जिस डार्ट से हुई है, उस डार्ट पर जहर लगा हुआ है। जहरीला डार्ट? और बहुत ही टेढ़े किस्म का जहर है, मतलब बहुत ही खतरनाक जहर है। सर इस जहर में ऐसी क्या खास बात है? विवेक, इस जहर का नाम है टेट्रामिंटा। इस नाम का जहर तो पहले कभी नहीं सुना। सुन भी नहीं सकते, बहुत ही रेयर जहर है बॉस। ये जहर
जेलीफिश के फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके उससे बनाया जाता है। हिंदुस्तान में अक्सर नहीं मिला करता है जहर, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मिलता है। मतलब ये जहर बाहर से मंगवाया गया है? कह नहीं सकते बॉस, लेकिन एक बात पक्की है, जिस आदमी ने भी ये जहर खरीदा है या मंगवाया है वो कोई ऐसा आदमी है जिसे जहर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। अब ये हमारे प्रेडी मास्टर जैसे आदमी तो इसे मंगा नहीं सकते। सालुंके साहब, जब जब मेरी अकल का किसी ने मजाक उड़ाया तब तब मैंने ऐसा कुछ करके दिखाया कि सब लोग अपनी दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए हैं। हो गए। बस मैं बता रहा था कि ये जहर इतना पावरफुल है कि इसके कांटेक्ट में आते ही ये आदमी ढेर हो गया। सर, एक बात है, इस जहर में और भी कुछ मिलाया गया है। क्या क्या मिलाया गया? कुछ ऐसे केमिकल्स जिन्होंने इस जहर का असर 4 गुना बढ़ा दिया है। 4 गुना? बॉस, दरअसल खूनी चाहता ही नहीं था कि इस बेचारे आकाश को जरा सा भी वक्त मिले, इसलिए डार्ट पर जहर लगाने से पहले उसने उस जहर की ताकत इतनी बढ़ा दी कि जैसे ही जहर इसके शरीर में जाए इस बेचारे की मौत हो जाए। सालुंके, वैसे ये जहर हमारे देश में मिलता तो नहीं है ना? बहुत ही मुश्किल है। दरअसल ये जहर लेबोरेटरीज में काम आता है, दवाइयां वगैरह बनाने के लिए। ऐसा महंगा और रेयर पॉइजन इस खूनी को मिला कहां से होगा? सर, हो सकता है ये खूनी किसी लैब में काम करता हो जहां पे ये जहर दवाई वगैरह बनाने के काम आता हो। वैसे सालुंके, उस डार्ट के ऊपर से कोई उंगलियों के निशान? कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। मुझे लगता है खूनी ने ग्लव्स पहन रखे थे। उंगलियों के निशान न सही, लेकिन खूनी जहर के निशान तो छोड़ कर गया है। पता लगाना पड़ेगा ये जेलीफिश वाला जहर टेट्रामेंटा किस किस लेबोरेटरी में रखा जाता है। पूरे भारत में सिर्फ 3 लैब्स ऐसी हैं जहां पर टेट्रामेंटा नाम का केमिकल इस्तेमाल होता है। कहां पे ये लैब्स? एक कोयम्बटूर, दूसरा कोलकाता और तीसरा हमारी लैब जहां इस वक्त आप खड़े हैं। खून इसी शहर में हुआ है, तो शायद वो जहरीला केमिकल इसी लैब में से चुराया गया है। मेरी नजर में ये जहर नहीं है, एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन में किया जाता है। ये बहुत महंगा भी है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप इस केमिकल को बाहर के देशों से मंगवाते हैं ना? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से। और कम से कम 6 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर ये केमिकल आता है और इस पर इंटरनेशनल कंट्रोल है। तो इतना रेयर और अनोखा केमिकल किसी आम आदमी के तो हाथ नहीं लग सकता, क्यों डॉक्टर साहब? कहना क्या चाहते हैं कि खूनी हम में से कोई है? कोई तो ऐसा आदमी है जो अंदर का है, जिसे मालूम है कि इस जहर को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सर, यहाँ के स्टाफ को भी इस केमिकल के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब आपके अलावा और किसी को भी इस जहर के बारे में पता नहीं है? फिलहाल तो नहीं, मगर हाँ, मेरा एक असिस्टेंट था अविनाश, उसको इस केमिकल के बारे में जानकारी थी। हाँ? अब नहीं है? 2 महीने पहले वो नौकरी छोड़कर चला गया। उसने नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? वजह तो नहीं पता, बस नौकरी छोड़कर चला गया। स्ट्रेंज। इस अविनाश का एड्रेस चाहिए हमें। जरा देखो लाइट का स्विच कहाँ है? काफी धूल जमी है। ऐसा लगता है महीनों से कोई रह नहीं रहा यहाँ पे। आकाश का खून करके भागा है अविनाश। सर, आकाश का खून तो 2 दिन पहले हुआ है, पर लगता है ये घर 1.5-2 महीनों से बंद है। एक काम करो, तुम लोग जरा घर को अच्छी तरीके से चेक करो। सर। निखिल, ये जो दरवाजे पे लोग खड़े हैं उनको जरा बुला के लाओ, शायद उन्हें बहुत कुछ मालूम है। सर। अरे सुनो, एक सेकंड सुनो, भागो मत। हमने कुछ नहीं किया। हमें मालूम है आपने कुछ नहीं किया। 1 मिनट अंदर आइए, कुछ पूछताछ करनी है, सब ला रहे हैं। आइए आइए। सर, लोग काफी घबराए हुए हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। आप लोग पास में ही रहते हैं ना? जी। आप लोग ऐसे क्यों घुसे अविनाश के घर में? कोई गुनाह किया उसने? शायद। सर, कोई खास सुराग तो मिला नहीं, बस कुछ पुराने कपड़े और किताबें हैं। ये अविनाश घर में कब से नहीं है? सर, 2 महीने से। देखा सर, 2 महीने पहले अविनाश ने नौकरी छोड़ दी
और घर भी। सर उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। क्या हुआ? सर उसकी बहन रोहिणी ने आत्महत्या कर ली। मगर क्यों? शायद डिप्रेस थी। स्ट्रगलिंग मॉडल्स और एक्ट्रेसेस जो हमेशा स्ट्रगल करती हैं वो अक्सर डिप्रेस्ड हो जाती हैं जब काम नहीं मिलता। तो ये अविनाश की बहन रोहिणी एक्ट्रेस थी क्या? कोशिश कर रही थी एक्ट्रेस बनने की और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काट रही थी। और आपको तो पता है सर, मीडिया लाइन में काम मिलना कितना मुश्किल है। रोहिणी की मौत के बाद से अविनाश घर छोड़ के चला गया। जी हाँ। कहाँ गया आप लोगों को कुछ मालूम? उसने कुछ बताया नहीं। सर नितिन भी तो छोटा मोटा एक्टर है, स्ट्रगल कर रहा है रोहिणी की तरह। सर वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी लाश देखकर तो हमारी तो नींद ही उड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद तो उसकी लाश और भी भयानक लग रही थी। पोस्टमार्टम हुआ था? फिर तो हॉस्पिटल से पता चल सकता है क्या हुआ था यहाँ पे और मौत कैसे हुई थी रोहिणी की। डॉक्टर लक्ष्मण। यस। 2 महीने पहले रांगनगर में एक लड़की ने सुसाइड किया था, रोहिणी नाम था उसका पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? जी मैंने किया था, लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से। सर पुलिस वाले से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन सीआईडी से पहली बार मुलाकात हुई। क्या हुआ सर, पोस्टमार्टम में कुछ गलती हो गई? नहीं, एक्चुअली हमें यह पता करना था कि रोहिणी की मौत की असली वजह क्या थी, किस वजह से हुई थी उनकी मौत। सर उनकी मौत जहर से हुई थी। कौन सा जहर था आप बता सकते हैं? सर 1 मिनट। शैलेश, रोहिणी कुमार की पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट जरा लेके आना। सर मैंने रोहिणी कुमार के बॉडी की पार्ट एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए थे। लैब की रिपोर्ट आई तो पता चला सर वो जहर बहुत ही पावरफुल था। वो जहर शरीर में जाते ही चंद सेकंड में रोहिणी कुमार की मौत होगी। चंद सेकंड में दम तोड़ दिया? उसने उस जहर की ताकत इतनी बढ़ा दी कि जैसे ही जहर इसके शरीर में जाए इस बेचारे की मौत हो जाए। कहीं ये वही जहर तो नहीं? सर ये है रोहिणी कुमार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स। माय गॉड, ये तो वही खतरनाक जहर है जो जेलीफिश से बनता है, टेट्रामेंटा। अभिजीत, रोहिणी की मौत जेलीफिश वाले जहर की वजह से हुई और आकाश की मौत भी जेलीफिश वाले जहर की वजह से है। हाँ सर, पहले उस जहर से रोहिणी ने आत्महत्या की, फिर उसके भाई अविनाश ने नौकरी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया और अब उसी जहर से आकाश का भी खून हुआ है। और अविनाश उसी लैब में काम कर रहा था जहां पर यह जेलीफिश वाला जहर इस्तेमाल होता था। अभिजीत, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रोहिणी और अविनाश इन दोनों के बीच में इस जहर के अलावा और भी कोई कनेक्शन है। सर एक बात कहूं? क्या? जाने दो सर। अब सस्पेंस खत्म करो और बताओ जल्दी। आकाश ने रोहिणी को धोखा दिया होगा, इसके लिए उसके भाई अविनाश ने आकाश को ऊपर पहुंचा दिया होगा। अगर अविनाश ने आकाश का खून किया होता तो दरवाजा तोड़ने के बाद वहां अविनाश मिलना चाहिए था ना। जब चीख की आवाज आई तो नितिन तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। सर कहीं आकाश ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? डांट से आत्महत्या? अगर आकाश को आत्महत्या ही करनी थी तो सीधे सीधे जहर ही पी लेता। अब डांट पर जहर लगाकर अपने ही सीने में क्यों मार लेता? नहीं नहीं नहीं, ये कोई आत्महत्या नहीं, खून है ये, खून। अगर उस वक्त खूनी घर में मौजूद था तो किसी को दिखा कैसे नहीं? शायद खूनी अदृश्य होगा। सर मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें खूनी दिखाई नहीं था। हमें दोबारा इस आकाश के घर चल के देखना चाहिए, कोई ना कोई कड़ी तो छूट गई है। अदृश्य खूनी ढूंढो अच्छी तरह से, एक भी चीज छूटने ना पाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोग दोबारा यहाँ पे क्यों आए हैं। इससे पहले भी हम लोग इस क्राइम सीन को देख चुके हैं। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कोई नहीं। मुझे रोने की आवाज आ रही है। शायद बाहर कोई होगा, मैं जाके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप जो काम का है ना वो करो। देखो फ्रेडी, कभी कभी पहली बार हमारी नजरों से कुछ छूट जाता है जो दूसरी बार आने के बाद मिलता है, तो अच्छी तरह से ढूंढो और रो मत। नहीं सर। रेडी, जरा स्प्रे लाना। हाँ सर। सर। हाँ। ये देखिए सर, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ साफ किया गया है। हाँ सर।
अभिजीत, कुछ चींटी दिख रही है। और ये देखो, ऐसे रेक्टेंगल, वो साफ है। क्या हो सकता है? सर ये चींटे तो ऐसा लगता है ये कॉफी मग से कॉफी की चींटे होंगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या था सर जो यहाँ से हटाया गया है? वही तो। नितिन को बोला। रेडी सर। सर। हाँ नितिन। नितिन। यस सर। एक बात बताओ, उस टेबल पर जहां पर तुम्हारे पापा की मौत हुई, उस टेबल पर उस वक्त कोई चीज थी, कोई किताब या फिर कोई शो पीस जिसका बेस रेक्टेंगुलर हो? सर वहां पे एक किताब पढ़ी थी। किताब पढ़ी थी? तुमने उठाई वो? हाँ सर। क्यों उठाई तुमने वो किताब? वहां पे पढ़ी पढ़ी गंदी हो रही थी। कमाल है, यहाँ पे तुम्हारे पिता की लाश पड़ी थी और तुम्हें इस किताब की चिंता थी कि ये गंदी हो जाएगी। सर वो क्या? कहाँ है वो किताब? जल्दी दिखाओ। सर वो जल्दी। मिस्टीरियस चेंबर। माय गॉड, इस तो स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म है सर। हाँ, खून इससे किया गया है। बिल्कुल अभिजीत, ये देखो, वो डार्ट स्प्रिंग में फंसाया गया था और फिर ये किताब बंद कर दी। जैसे ही आकाश जी ने किताब खोली, ये देखो, फट करके डार्ट स्प्रिंग में से निकला और सीधे जाकर सीने में लग गया। क्यों, है ना? सर मेरे क्यों किया? जायदाद के लिए? तुम्हारे पापा सारी जायदाद किसी और के नाम करने वाले थे? तुमसे देखा नहीं क्या खून कर दिया पिता का? मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मुझे ही पता है कि मेरे पापा के जाने के बाद एक एक पल कैसे जी रहा हूँ। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे सर। ये रोना धोना छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हम पर, समझे? सच सच बताओ। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर अगर मैंने अपने पापा का खून किया होता तो फिर ये किताब यहाँ पे क्यों रखता? जला दिया होता, कहीं फेंक दिया होता मैंने। तो फिर कहां से आई ये किताब तुम्हारे पास? कैसे आई? किसने दी? बोलो। गट्टू ने। ये गट्टू कौन है? गट्टू एक कोऑर्डिनेटर है, आर्टिस्ट सप्लाई करता है फिल्म्स के लिए। उसने मुझे एक किताब दी पढ़ने के लिए और इस किताब पे एक फिल्म बनने वाली है। तुम उस फिल्म में काम करने वाले थे? हाँ, इस फिल्म से ही मुझे मेरा सबसे बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। मिस्टीरियस चेंबर। गट्टू, इस गट्टू से मिलना पड़ेगा। नाइस फोटोग्राफ्स। वैसे ये प्रतीक्षा, ध्वनि, आशावरी, इतिका, इन सब हीरोइंस को सुपरस्टार किसने बनाया? आपने सर। ऑफ कोर्स। मैं भी एक्ट्रेस बन जाऊंगी ना सर? बिल्कुल। एंड यू नो समथिंग, यू आर अ लकी गर्ल, क्योंकि तुम एक बहुत ही सही आदमी से सही जगह पर आकर मिली हो। मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना दूंगा। सच सर? तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आप हमें भी स्टार बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना तो काम ही यही है साहब। आप तीनों को एक्टर बनना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे अगर एक ही फिल्म में रोल मिल जाएंगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें तो मैं जल्द ही टॉप की हीरोइन बना सकता हूं। तुम में वो बात है। वाह, मैं और हीरोइन? तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और मेरा क्या होगा सर? ओहो, तुम भी टॉप की हीरोइन बन जाओगी और तुम भी। और आप बाप का रोल अच्छा कर लेंगे, है ना? वैसे ना इनके सामने सभी मुजरिम कांपते हैं, जैसे शरारती बच्चा अपने बाप के सामने। मुजरिम इनके सामने कांपते हैं? हाँ। कौन है ये? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? सर मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है सर।
बैठिए ना सर, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? विवेक सर, इस किताब को पहचानते हो? मिस्टीरियस चेंबर। इस किताब पर तो एक फिल्म बनने वाली है। जी हाँ, और ये किताब तुमने नितिन नाम के एक्टर को दी थी इसी फिल्म के सिलसिले में, है ना? हाँ तो भेजी थी मैंने। किताब देना कोई जुर्म तो नहीं है ना? किताब देना जुर्म नहीं है, लेकिन किताब से खून करवाना जुर्म है। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब ये क्या है? इस किताब में तो छेद है। हाँ, इसमें छेद है, और इसी छेद में एक स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म लगा हुआ था। स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म? हाँ, स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म। जैसे ये किताब नितिन के पिताजी आकाश ने खोली, उस स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म में से एक डार्ट निकला जो सीधे उनके सीने में जाकर लगा। डार्ट? जी हाँ, डार्ट। वो भी मामूली डार्ट नहीं, जहरीला डार्ट। जहरीला डार्ट? हाँ, जहरीला डार्ट। और उस डार्ट में इतना जहर लगा हुआ था कि जहर शरीर में घुसते ही उनकी मौत हो गई। देखिए सर, मैं ये खून के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, एक मामूली सा कोऑर्डिनेटर। बिछोलिया हूँ मैं। लोगों को काम दिलाता हूँ और छोटा मोटा कमीशन लेता हूँ, बस। ये किताब मुझे एक डायरेक्टर ने नितिन को देने के लिए कहा था, तो मैंने दे दी, बस। वैसे डायरेक्टर कौन है इस फिल्म का? जनार्दन। जनार्दन? हाँ। कभी नाम तो नहीं सुना हमने। नया डायरेक्टर है ना, इसलिए। तो उसका एड्रेस तो होगा तुम्हारे पास? हाँ, है ना एड्रेस मेरे पास है ना। ये इसी में लिखा है मैंने। ये मिल गया। गाला नंबर 69, सेकंड फ्लोर, सरोवर प्लाजा। गाला नंबर 69, सरोवर प्लाजा। $65, $66, $67, $68, $69। ये रहा 69 से। 69 मगर बंद है। ना आज संडे, ना कोई त्योहार, ना कोई बैंक हॉलिडे। समझ में नहीं आता किस खुशी में ये आदमी छुट्टी मना रहा है। भाई साहब, ये कितने बजे खुलता है गाला? ये गाला तो हमेशा बंद ही रहता है, आज तक तो नहीं खुला। क्या ये फिल्म डायरेक्टर जनार्दन का ऑफिस नहीं है? फिल्म डायरेक्टर जनार्दन 5-6 मक्खियों को घूमते हुए देखा है मैंने इस गाले के आसपास। अब उसमें से कोई फिल्म डायरेक्टर बन गया तो मालूम नहीं। आजकल तो डायरेक्टर कोई भी बन जाता है साहब। वैसे ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मजाक सूझ रहा है? पूछे हुए सवालों का सीधा जवाब देना, समझे? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? साहब, मैं यहाँ 5 साल से हूँ, जब से ये बिल्डिंग बनी है। आज तक इस दुकान का शटर नहीं खुला साहब, वैसे की वैसे ही है। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब है गट्टू ने हमसे झूठ बोला है। एक्शन! आज फैसले की रात है, या तो इस पार या उस पार। अरे यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है तू? हाँ, एक्टर है तू? हाँ, कहाँ से सीखी एक्टिंग तूने? अरे थोड़ा इमोशन के साथ बोल, कंसंट्रेट करके बोल। पब्लिक रोनी चाहिए तेरे इस डायलॉग पे, समझा क्या? कहाँ से आ जाते एक्टर बनने के लिए यार। एक बार चलो, हाँ चलो, कंसंट्रेट। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, ओके? चलो, लास्ट चांस। जी सर। एक्शन! आज फैसले की रात है, या तो इस पार या उस पार। चलिए, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, आज के लिए ऑडिशन खत्म। चलो। हाँ, चलो, ऑडिशन खत्म हो गए। चलो जाओ यहाँ से, चलो, आज कोई ऑडिशन नहीं होगा, जाओ यहाँ से। पर सर, मेरा रोल। अरे मेरी जान बचेगी तो तुम्हें रोल दूंगा ना। जाओ, बैकअप। अरे जाओ भाई यहाँ से, जाओ। हाँ, और फोन करके आना। चलो जाओ। सर, आप लोग फिर से गट्टू जी, शुक्र करो गट्टू जी, इन सारे एक्टर्स के सामने हमने तुम्हारी इज्जत नहीं उतारी। हाँ, समझ गया मैं सब समझ गया सर। जरूर जनार्दन ने आप लोगों को मेरे बारे में कोई झूठी कहानी सुनाई होगी, है ना? सच बोल रहा हूँ ना मैं? जनार्दन कहानी तो तब सुनाएगा ना जब वो वहाँ पे होगा। तुमने ऑफिस का गलत एड्रेस दिया था, वहाँ पे किसी भी जनार्दन का कोई ऑफिस नहीं है। कोई जनार्दन नहीं है?
मगर जनार्दन ने मुझे ऑफिस का एड्रेस तो वहीं का दिया था। तुम खुद कभी नहीं गए थे जनार्दन के ऑफिस? दरअसल वो खुद ही हमेशा यहाँ आता था ना मुझसे मिलने के लिए, हमेशा यहीं आता था वो, इसलिए। ये ड्रामा करके हमारा वक्त बर्बाद मत कर। अगर ये जनार्दन नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं। ये जनार्दन का बच्चा भी कहाँ चला गया मुझे फंसा कर। उसका मोबाइल नंबर तो जल्दी। 1122-302-7986। मोबाइल तो स्विच ऑफ है। बहुत बुरी तरह से फंस गए तुम गट्टू, बहुत बुरी तरह से। नितिन के पिताजी आकाश, उनकी मौत हो गई है, वो भी एक किताब की वजह से, और वो किताब तुमने भेजी है। देखिए एसीपी साहब, आप लोग खुद ही सोचिए। मैं कभी नितिन के पिताजी से मिला नहीं, मेरी भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि मैं उनका खून कर दूं? मैं तो कभी उनसे मिला ही नहीं। लेकिन वो किताब तुमने भेजी है ना, हाँ या ना? मगर वो किताब तो मुझे जनार्दन ने दी थी नितिन को देने के लिए। ये बार बार जनार्दन के नाम का रट लगाना बंद कर दो। आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। अच्छा तो ये बताओ, क्या जनार्दन ने वो किताब सिर्फ नितिन को ही देने के लिए कहा था या किसी और एक्टर को? सिर्फ नितिन को, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि उसकी फिल्म का हीरो सिर्फ और सिर्फ नितिन ही होगा। सर हो सकता है ये सारा ड्रामा नितिन का ही हो, अपने पिता को मारने के लिए। इस गट्टू को उठाओ और ब्यूरो ले चलो। अरे सर, लेकिन अब मैंने कुछ। हेलो, व्हाट? कहां पे? हटिए पीछे आप लोग, प्लीज पीछे हटिए। ये तो नितिन है। माय गॉड, ये देखो, बिल्कुल वही, वैसा ही डार्ट। और चेहरा भी नीला पड़ने लगा है। हाँ, लगता है इस डार्ट में भी वही जहर है, टेट्रामिंटा। टेट्रामिंटा, लेकिन जहर आया कहां से? यहां से सर। हाँ, ये देखिए सर, ये इस कार के इस कंपार्टमेंट में यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, यहीं से आया डार्ट। इसका मतलब है अभिजीत, जैसे नितिन ने गाड़ी स्टार्ट की, वो डार्ट वहां से उस स्प्रिंग में से निकला और सीधा नितिन के पेट में घुस गया। ये हो सकता है नितिन का कोई दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाला आदमी होगा। ये तो कार के अंदर यहाँ पे डार्ट लगाना कौन कर सकता है? हाँ सर, कार तो घर के सामने ही खड़ी है, इसका मतलब है कि कोई आसपास का आदमी है। वही तो। क्या तुम में से किसी ने भी कुछ होते हुए देखा? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। देखिए, ना करके मुंडी मत हिलाइए, सिर्फ याद रखिए अभी तो नितिन का खून हुआ है, हो सकता है किसी और का भी हो, तो जरा याद कीजिए प्लीज। शायद कुछ देखा हो, शायद कुछ सुना हो तुम लोगों ने। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? फोन किसने किया था? सर मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था। मैं अंदर किचन में चाय बना रहा था कि अचानक नितिन की चीख सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो नितिन की लाश यहाँ। फ्रेडी, कुछ मिला? सब जगह चेक कर लिया सर, गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। काजल, सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए? यस सर, स्टीयरिंग व्हील, कार का हैंडल, जहां जहां पर भी उंगलियों के निशान थे मैंने ले लिए सर। गुड। स्वयं के और एक लाश भेज रहा हूं। बॉस, ये जो डार्ट आपको नितिन की बॉडी में से मिला है, इस पर भी वही जहर लगा हुआ है जो इस पहले वाले डार्ट पर लगा हुआ था, टेट्रामिंटा, जिससे इस नितिन के पिता आकाश की मौत हुई। जहर वही है, खून करने का तरीका भी वही है, तो शायद खूनी भी कोई एक ही होगा।
सर खूनी की आकाश और नितिन दोनों बाप बेटे के साथ दुश्मनी हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। कभी कभी तो लोग पूरे खानदान से दुश्मनी निकालते हैं। फिर भी अभिजीत, निशाना तो नितिन ही था, सिर्फ नितिन। वो तो गलती से उसके पिताजी आकाश ने वो किताब खोल दी और अपनी जान खो बैठे। इसके बाद खूनी ने फिर से प्लान बनाया नितिन को मारने का। उस किताब पर से उंगलियों के निशान तो मिले हैं ना? हाँ सर, इस किताब से 4 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। एक मिस्टर आकाश, एक नितिन, एक गट्टू और एक निशान किसी अनजान आदमी का है। आकाश और नितिन तो मर चुके हैं, मतलब खूनी या तो गट्टू है या फिर वो अनजान आदमी। अनजान आदमी की तो कह नहीं सकते, लेकिन गट्टू तो खूनी हो ही नहीं सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस कार में नितिन का खून हुआ है उसी कार से हमें उस अनजान आदमी के भी उंगलियों के निशान मिले जो इस किताब पर है। तो फिर है कौन ये अनजान आदमी? सर वो किताब जनार्दन ने गट्टू को दी थी नितिन को देने के लिए। तो इस किताब पे जो चौथे आदमी की उंगलियों के निशान है वो अनजान आदमी के, हो सकता है वो इस जनार्दन के ही हो सकते हैं। और अभिजीत तुम सही कह रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है वो फिल्म का डायरेक्टर बनकर। हाँ सर, उसने तो अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। 5 साल से ऑफिस भी बंद है। ऐसा ही दिखता था। सर हाँ, स्केच बन गया है सर। ये जनार्दन है? हाँ सर, ऐसे ही दिखता है वो, लंबे लंबे बाल, बड़ी सी दाढ़ी। ये दाढ़ी कुछ ज्यादा ही ऊंची लगी हुई है। नकली है सर, इसने हुलिया बनाया है सर। ये आदमी भेस बदल के घूम रहा है। जितनी बार चाहे भेस बदलने दो, मगर फांसी पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता अब उसे। अब मैं चलूं सर? अगर जनार्दन ने तुम्हें फोन किया तो फौरन हमें बता देना। हाँ सर, जैसे मुझे पता चलेगा सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगा। ठीक है। सर अभी भी इस केस में एक बात उलझी हुई है। वो क्या? आकाश के मौत के बाद जब नितिन घर में घुसा तो उसे वो किताब खुली हुई दिखनी चाहिए थी जिसमें से डार्ट निकला था और आकाश की मौत हुई थी, मगर ऐसा हुआ नहीं सर। वो किताब बंद थी, बंद। अगर वो किताब खुली हुई देख लेता तो उसे पता चल जाता कि किताब में कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, आकाश की मौत तो चंद सेकंड्स के अंदर ही हो गई थी। उसे तो मौका ही नहीं मिला होगा किताब बंद करने का। इसका एक ही मतलब है कि उस वक्त उस घर में कोई तो और था जिसने आकाश की मौत के बाद वो किताब बंद कर दी। पर सर घर के अंदर कोई था ही नहीं उस वक्त, नितिन ने खुद हमें बताया था। ऐसा तो नितिन ने कहा ना विवेक, मगर कोई तो था उस घर में, कोई तो था। और मुझे तो लगता है जनार्दन की पुरानी दुश्मनी है नितिन के साथ, इसलिए उसने खुद नहीं बल्कि गट्टू से कहा वो किताब नितिन को देने के लिए। सर जनार्दन और नितिन के बीच एक ही कड़ी थी, ये गट्टू। हो सकता है अब इस गट्टू की जान को खतरा हो। गट्टू? हाँ, गट्टू की जान को खतरा हो सकता है। बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। जनार्दन तुम? शुक्र है मेरा नाम तो याद है तुम्हें। आजकल सीआईडी ब्यूरो के बहुत चक्कर काट रहे हो। सब तुम्हारी वजह से। ना तुम मुझसे ये पाप करवाते और ना मैं सीआईडी के झंझट में फंसता। मैंने तुम्हें नितिन को किताब देने के लिए कहा था, उसके बाप को नहीं। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। नितिन को भी तुम ही ने मारा ना? हाँ मैंने मारा। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, इसीलिए तो आज यहां आया हूं। आज तुम्हारा चैप्टर भी बंद। क्या मतलब? मतलब ये अमृत है, इसे पी लो, सब समझ में आ जाएगा। क्या है इसमें? जहर। जहर? नहीं नहीं, मैं ये जहर नहीं पीऊंगा। गट्टू तुम्हें तो ये पीना ही पड़ेगा। अगर तुम बच गए तो सीआईडी के ऑफिसर ढूंढते ढूंढते मेरे गिरेबां तक पहुंच जाएंगे। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा मैं। अरे कैसे नहीं पिएगा गट्टू? तुझे तो नहीं पीऊंगा, नहीं, चुप, पीना ही पड़ेगा। नहीं पीऊंगा, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको पिला के रहूंगा। नहीं, चुप। आज तक कोई ऐसा सांप पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी के सामने किसी को जहर पिला सके।
दया जरा इस डायरेक्टर का नकाब तो उतारो, देखें तो सही शैतान दिखता कैसा है। सत्यजीत, मेरा नाम अविनाश है। अविनाश, दो नाम बदले, फेस बदले, मगर क्या फायदा हुआ? तुम लोग किसी को छोड़ते हो क्या? और कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास? यही हमारा काम है। तुम जैसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारना हमारा काम। दो खून करने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। बहन की मौत का बदला? हाँ, मेरी बहन की मौत का बदला। मैंने नितिन का खून किया। अब मेरी बहन रोहिणी की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार नितिन कैसे हुआ? उसने मेरी बहन का इस्तेमाल किया। वो कैसे? उसे एक फिल्म में बहुत बड़ा रोल मिल रहा था, लेकिन उस रोल की एक शर्त थी, उसे मेरी बहन को डायरेक्टर के साथ मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती कि मेरी बहन उस लड़के के साथ प्यार करती थी। उसके बाद वो टूट गई और एक दिन उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। और उसे वो जहर मिला कहां से? मेरे कमरे में थोड़ा सा जहर पड़ा था जो मैं लैब से घर रिसर्च के लिए लाया था। माना कि तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को तुम अपने हाथों में ले लो। मुझे बदला चाहिए था किसी भी कीमत पर, इसलिए जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने लैब से जहर चुरा लिया और उसके बाद उस किताब में स्प्रिंग फिट करके मैंने वो जहरीला डार्ट उसके अंदर डाल दिया और किताब दे दी गट्टू को नितिन तक पहुंचाने के लिए। ये क्या हुआ पापा? पापा! नितिन संभालो अपने आप को। पापा! 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 पर नितिन को तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। वो किताब की डांट से तो बच गया, लेकिन मैंने गाड़ी में जो डार्ट फिट किया था उससे वो बच नहीं पाया। तुमने बदला तो ले लिया, मगर तुम्हारे इस बदले की आग से क्या फायदा हुआ? तुम्हारी मरी हुई बहन वापस आ गई। माना कि मेरी मरी हुई बहन वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने उसके हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। और साथ में एक निर्दोष की भी हत्या हो गई तुम्हारे हाथों। आकाश की हत्या, दो खून किए तुमने, और तीसरा भी खून करने जा रहे थे। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।